नमस्कार दोस्तों। ईरान और इजराइल के बीच भयंकर युद्ध छिड़ चुका है। भयंकर गोला बारूद, ड्रोन, फाइटर जेट से एक दूसरे देश को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच दुनिया की जो बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं उनका भी बंटवारा हो चुका है। एक तरफ जहां पर रसिया, चाइना, यमन, इराक जैसे देश ईरान के साथ है, वहीं पर दूसरी तरफ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली जैसे देश जो इसराइल के साथ खड़े हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत इन दोनों ग्रुप्स में से किसी के साथ नहीं है। अब इसराइल को यह डर है कि कहीं ईरान उसको ऊपर पार परमाणु बम का हमला ना कर दे, और ईरान को यह डर है कि कहीं इसराइल उसके न्यूक्लियर रिएक्टर्स को तबाह न कर दे। इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर मिसाइल दाग भी दी और अमेरिका ने भी ईरान पर हमला बोल दिया है। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. लेकिन इन दोनों देशों के बीच आफ्टरऑल दुश्मनी क्या है? क्यों ये दोनों देश अपने एक दूसरे के रक्त पे पासू हो रहे हैं? इस सारी चीज को क्यों ये इजराइल के पीएम नेतन्याहू और ईरान के प्रेसिडेंट अयतुल्ला खेमनेई क्यों एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं? इस नफरत को यदि हम इतिहास के झरोखे में झांकने की कोशिश करते हैं तो पाते हैं कि कभी ऐसे भी दिन थे जब ये दोनों देशों की मित्रता इतनी थी कि ये दोनों देश अपनी आधी कटी रोटी खाया करते थे। आधी कटी रोटी खाने का मतलब ये दोनों देशों की मित्रता इतनी घनिष्ठ थी कि इनके चर्चे दुनिया भर में थे। लेकिन आज इन दोनों की मित्रता शत्रुता में परिवर्तित हो गई और इनके दोनों देशों की लड़ाई ने आज वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन पैदा कर दी है। और खासकर मिडिल ईस्ट की हालत ज्यादा खराब है। वहां पर ज्यादा लड़ाई का माहौल देखा जा रहा है, पूरा लड़ाई का मंजर देखा जा रहा है एक तरीके से। इस वीडियो में आपको ये पूरा मामला है क्या, इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दी जाएगी। और ये वीडियो आपके करंट परिप्रेक्ष्य से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस टाइम पर हम वीडियो शूट कर रहे हैं उस टाइम पर भी दोनों देशों के बीच हमले जारी है। ड्रोन, फाइटर जेट और मिसाइल से दोनों देश आपस में अटैक कंटिन्यू कर रहे हैं। अब वर्ल्ड मैप में इतने दूर दूर उपस्थित होने के बावजूद भी इन देशों के बीच में ऐसी दुश्मनी क्यों है, जिनके बीच में ऑलरेडी दो देश हैं, इसराइल और ईरान जैसे दो देशों के बीच में ऑलरेडी दो देश, सीरिया और ईराक जैसे दो देश मौजूद है। फिर भी इतने दूर दूर मौजूद होने के बावजूद उनके दोनों देशों के बीच में दुश्मनी कैसे आई? हमने अक्सर जनरली देखी है, हमने बॉर्डर्स की लड़ाई देखी है, सीमावर्ती देशों की लड़ाई देखे, चाहे वो रसिया और यूक्रेन हो, चाहे भारत पाकिस्तान हो, चाहे चीन ताइवान हो, हमने बॉर्डर्स की लड़ाई देखी है। लेकिन ईरान और इसराइल का एक अलग एग्जाम्पल है। इतने दूर दूर बसे होने के बावजूद इनकी नफरत इतनी बहुत खतरनाक, जो आज युद्ध का मंजर बन गया है पूरी तरीके से। वर्ल्ड मैप में यदि आप भारत से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो फारस की खाड़ी आती है, और फारस की खाड़ी के जो उत्तर में स्थित देश है इसका नाम है ईरान, और फारस की खाड़ी के दक्षिण में स्थित देश है ये गल्फ कंट्री, जिसमें यमन, सऊदी अरब और ये कतर, ये सारे गल्फ कंट्रीज हैं। और इस फारस की खाड़ी जब और हम पश्चिम की तरफ जाते जाएंगे तो आता है मेडिटेरियन सी, और इसी मेडिटेरियन सी के किनारे पर स्थित बसा देश है जिसका नाम है इजराइल। अब इतनी दूर बसे होने के बावजूद भी, इतनी दूर दूर होने के बावजूद भी ईरान ने इजराइल के खिलाफ लेबनान को हथियार में इस्तेमाल किया, फिलिस्तीन की छोटी जगह गाजा पट्टी को इस्तेमाल किया, और यहाँ तक कि यमन को भी ईरान ने इजराइल के खिलाफ हथियार में इस्तेमाल किया। तो ईरान को इजराइल से इतनी चिढ़ क्यों है, इतनी नफरत क्यों है? उस चिढ़ को, उस नफरत को समझने की कोशिश करते हैं। समय था 1914 से 1918 का, जब पूरा देश, पूरा विश्व प्रथम विश्व युद्ध में इन्वॉल्व था, जहां एक तरफ रूस, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका एक तरफ थे, वहीं दूसरी तरफ जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, ओटोमन एम्पायर एक तरफ था। तुर्क साम्राज्य को पहले ओटोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता था। तुर्क साम्राज्य, ऐसा कहा जाता है कि तुर्क साम्राज्य एशिया, अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप तक विस्तृत था, और इनका 600 साल से भी ज्यादा का इतिहास रहा है। लेकिन आज का जो तुर्की है वो तुर्क साम्राज्य का 1/10वां हिस्सा भी नहीं है। इन दोनों गुटों के बीच 1914 से 1918 के बीच एक युद्ध होता है, उसे प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस का बड़ा इंपॉर्टेंस है। राज करने में ब्रिटिशर्स से आगे कोई नहीं था, ये तो पूरा वर्ल्ड जानता है। ब्रिटिशर्स की राज करने की नीति
फूट डालो राज करो की नीति को ये सब भली भांति वाकिफ है। ब्रिटिशर्स ये भली भांति जानते थे कि कौन से देश की क्या कमजोरी है, कौन से देश की कहां पर नब्ज दबाई जा सकती है, कौन से देश से कब समझौता किया जा सकता है। ब्रिटिशर्स ये भली भांति जानते थे। ऐसा कहा जाता है कि जहां पर सूरज उगता था, जहां पर सूर्योदय होता था और जहां पर सूर्योदय अस्त होता था, वहां से लेकर वहां तक ब्रिटिशर्स का शासन था। जब भारत में ब्रिटिशर्स शासन कर रहे थे तो फ्रांस और ब्रिटेन ये दोनों आपस में भारत पर शासन करने के लिए लड़ते झगड़ते रहते थे। लेकिन जब ये दोनों प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ, ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ, ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ जब एक साथ लड़ने के लिए खड़े हुए, तो इन दोनों देश ने आपस में एक समझौता किया जिसे साइक्स-पिकोट समझौते के नाम से जाना जाता है। हुआ यह था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन दोनों देशों में ब्रिटेन और फ्रांस ने एक समझौता किया। इस समझौते के तहत इन्होंने जो ऑटोमन साम्राज्य था उसको जीतने से पहले ही बांट लिया। इन्होंने कहा कि जीतने से पहले ऑटोमन साम्राज्य का इन्होंने पहले ही बंटवारा कर लिया कि जीतने के बाद वो वाला देश मैं लूंगा, जीतने के बाद वो वाला मैं लूंगा, वो वाला मैं लूंगा। मतलब ऑटोमन साम्राज्य के देशों का इन्होंने पहले ही बंटवारा कर लिया था कि जीतने के बाद कौन कौन सा देश लेगा। इसे ही साइक्स-पिकोट समझौते के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन के डिप्लोमेट मार्क साइक्स और फ्रांस के डिप्लोमेट जॉन पिकोट के नाम पर यह समझौता किया गया था। इसे साइक्स-पिकोट समझौता कहा जाता है। जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध हार जाता है और प्रथम विश्व युद्ध हारने के बाद साइक्स-पिकोट समझौते के तहत ब्रिटेन और फ्रांस ने जो देश बांटे थे उनमें ब्रिटेन को मिडिल ईस्ट का जो दक्षिणी हिस्सा और दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा इराक और सऊदी अरब वाला हिस्सा आता है, और फ्रांस को एंटोलिया का सीरिया लेबनान वाला हिस्सा आता है। और जो फिलिस्तीन नामक जगह थी इसको उन्होंने इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में रख दिया कि इस पर दोनों देश शासन करेंगे, क्योंकि ये जगह मेडिटेरियन सी के करीब है, मेडिटेरियन सी के किनारे पर स्थित है इसलिए। और जो बाकी बचे जो देश थे उनको उन्होंने रूस और इटली इनको बांट दिया। इसी बीच एक और समझौता हुआ जिसे हैसमाइट परिवार और ब्रिटिशर्स के बीच में एक समझौता हुआ जिसे हैसमाइट समझौता के नाम से जाना जाता है। जो जॉर्डन है, आज का जो जॉर्डन है, उनके किंग ऑफ जॉर्डन उनके पूर्वजों के साथ ब्रिटिशर्स ने गुपचुप एक समझौता किया जिसे हैसमाइट समझौते के नाम से जाना जाता है। और हैसमाइट परिवार को कहा कि हम ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ युद्ध करने जा रहे हैं, जर्मनी से युद्ध करने जा रहे हैं। यदि आप प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ बगावत कर देते हैं और ऑटोमन साम्राज्य में रहते हुए आप ऑटोमन साम्राज्य से बगावत कर देते हैं, तो हम युद्ध जीतने के बाद आपको ऑटोमन साम्राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा राज करने के लिए देंगे। हैसमाइट परिवार मुस्लिम परिवार था, अरब का मुस्लिम परिवार था। तो इनको कहा गया था कि आपको अरब वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा हिस्सा राज करने के लिए देंगे यदि आप ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ बगावत कर देते हैं। जो आज का किंग ऑफ जॉर्डन जो है वो उनके पूर्वज जो हैसमाइट परिवार से बिलोंग करते हैं। जॉर्डन की जो रॉयल फैमिली है वो भी हैसमाइट परिवार से ही बिलोंग करती है। तो ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ हैसमाइट परिवार बगावत कर देता है और ऑटोमन साम्राज्य में आंतरिक संघर्ष स्टार्ट हो जाते हैं। और इन्हीं आंतरिक संकटों का फायदा ब्रिटिशर्स को प्रथम विश्व युद्ध में मिलता है। अब आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण समझौते पर जिसका नाम है द बाल्फोर डिक्लेरेशन। हुआ यह था, मैंने आपको पहले बता दिया कि जब प्रथम विश्व में एक तरफ जहां पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और इटली थे, वहीं दूसरी तरफ जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, ऑटोमन एम्पायर था। हुआ यह था कि जर्मनी में यहूदी लोग निवास करते थे और जो यहूदी लोग एक जियोनिस्ट मूवमेंट चला रहे थे। मूवमेंट यह था कि ये एक सेपरेट देश की डिमांड कर रहे थे। एक हमको एक ये यहूदी बोल रहा था कि हमको एक सेपरेट देश चाहिए, वहां पर हम अच्छी तरीके से खुश रह सकते हैं। तो इसी यहूदियों के इन सेपरेट देश की जब डिमांड कर रहे थे तो ब्रिटिशर्स को पता लगा कि जर्मनी के यहूदियों को इन्होंने मोटिवेशन दे दिया कि यदि आप इन्होंने ब्रिटिशर्स ने यहूदियों के साथ एक समझौता किया और कहा कि यदि आप जर्मनी में रहते हुए जर्मनी का सहयोग नहीं करते हैं प्रथम विश्व युद्ध में, तो हम युद्ध जीतने के बाद आपको एक अलग देश बना के देंगे ऑटोमन साम्राज्य में, और उस देश का नाम होगा फिलिस्तीन। इसी समझौते को बाल्फोर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध हार जाता है और जब जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध हारने के रीजंस ढूंढता है, वजह ढूंढता है, उसके हारने के कारण ढूंढता है, तो पता लगता है कि हमारे देश में निवास करने वाले यहूदियों ने युद्ध के समय हमारा ही साथ नहीं दिया और विपक्ष का, ऑपोजिशन का साथ दे दिया। तो यहूदी के खिलाफ जर्मनी कड़ा रुख अपनाता है। कहा जाता है कि हिटलर ने तो यहूदी के खिलाफ एक ऐसा रुख अपनाया था, उनको मरवा दिया था, उनको कटा दिया था। जर्मनी को कमजोर करने की ये ब्रिटिशर्स की एक चाल थी ताकि जर्मनी को और कमजोर किया जा सके और युद्ध जीता जा सके।
जब जर्मनी युद्ध हार चुका था ब्रिटिशर्स और ये युद्ध जीत चुके थे, तो जो बॉलफेयर डिक्लेरेशन हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत ब्रिटिशर्स ने यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाना स्टार्ट किया और 1919 से 1923 तक लगभग 35,000 फिलिस्तीनी, पहले 35,000 यहूदी फिलिस्तीन में आकर बस गए और इधर उधर से निकलकर जहां जहां भी ओटोमन साम्राज्य में यहूदी रह रहे थे वहां से निकल निकल कर आने लगे और फिलिस्तीन में आकर बसने लगे। यहूदी जो नए फिलिस्तीनी है और जो फिलिस्तीन में पहले से निवास कर रहे थे वो अरबी मुसलमान और यहूदियों के बीच, मतलब नए वासी और पुराने वासियों के बीच एक तनाव बढ़ता जाता है। इसी तनाव के तहत एक पुस्तक लिखी जाती है 1921 में, जियोनिज्म ब्लेसिंग टू द अरब। इस पुस्तक के तहत जो पुराने फिलिस्तीनी थे, जो अरबी मुसलमान थे, उनके लेखक ये लेटर लिखते हैं ब्रिटिशर्स को कि जो फिलिस्तीनी है वो हमारे देश में हमारी संपत्ति के मूल्य को कम कर रहे हैं, हमारे देश में, इस देश में वित्तीय संकट को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए हम ऐसे पड़ोसी के साथ नहीं रह सकते। लेकिन उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया, पुराने फिलिस्तीनियों की बात, मतलब अरबी मुसलमानों की बात को नजरअंदाज कर दिया। नए फिलिस्तीनी यहूदी, पुराने फिलिस्तीनी अरबी मुसलमान, दोनों के बीच में तनाव बढ़ता जाता है और यहूदी लोग जो होते हैं वो अपनी आर्मी बना लेते हैं। उस आर्मी का नाम आयरन बॉल के नाम से रखा जाता है। आयरन बॉल के ऊपर 2 पुस्तक भी लिखी जा चुकी हैं। 1947 आते आते यूएन ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा यहूदियों को दे दिया जो नए फिलिस्तीनी थे, दूसरा हिस्सा जो पुराने फिलिस्तीनी थे उनको दे दिया, उसका नाम फिलिस्तीनी रहा। जो नया हिस्सा यहूदियों को दिया, हालांकि यहूदियों की संख्या कम थी, फिर भी यूएन ने यहूदियों को 62% हिस्सा दिया और उस क्षेत्र का नाम इजराइल रखा। 14 मई 1948 को इजराइल का जन्म हुआ और 14 मई 1948 को ही इजराइल ने अपने आप को फिलिस्तीन में एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। और जो यरूशलेम जो था, इसको इन्होंने यूएन ने इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर रख दिया, छोड़ दिया। अब असली कलेश ईरान और इजराइल के जन्म से शुरू हो गया था। ईरान ने इजराइल के अस्तित्व को यूएन में तभी से मानना अस्वीकार कर दिया कि हम इस देश के अस्तित्व को नहीं मानते, इसके यूएन में इसकी सदस्यता को अस्वीकार कर दिया। ईरान उन 13 देशों में से एक था जिन्होंने इजराइल के बनने के अगेंस्ट वोट किया था कि इजराइल देश नहीं बनना चाहिए, उसके खिलाफ में वोट किया था। भारत भी उन देशों में शामिल था, पाकिस्तान भी, इराक जैसे देश भी उन 13 देशों में शामिल थे जिन्होंने उस टाइम पर यह कहा था कि इजराइल जैसा देश नहीं बनना चाहिए। भारत भी उस टाइम पर उनमें शामिल था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुश्किल से 4 से 5 साल बाद, 1947 से 4 से 5 साल बाद 1952-53 में ईरान ने इजराइल के फेवर में वोट कर दिया और इजराइल के अस्तित्व को भी स्वीकार कर लिया। इजराइल की सदस्यता को यूएन में स्वीकार भी कर लिया। तो इन 4-5 साल में ऐसा क्या हुआ कि इजराइल ने एकदम से पूरा खेल पलट के इजराइल को पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया। तो इसमें एक छोटी सी बात निकल के सामने आती है। पहले ईरान में मोहम्मद मोसद्देक सरकार थी, जिसका तख्ता पलट करवा कर अमेरिका और ब्रिटेन ने अपना आदमी एक मोहम्मद शारदा पहलवी को बैठा लिया, क्योंकि जो मोहम्मद मोसद्देक सरकार थी वो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार थी, वो इजराइल को एकदम मान ही रही, देश ही नहीं मान रही थी। तो अमेरिका और ब्रिटेन ने वहां उसको सरकार का तख्ता पलट करवाकर अपना एक आदमी मोहम्मद शारदा पहलवी को वहां पर बैठा दिया। जैसे आज बांग्लादेश में अमेरिका ने तख्ता पलट करवाकर शेख हसीना को हटाकर और मोहम्मद यूनुस को बैठा दिया, सेम उसी प्रकार ही मोसद्देक सरकार का तख्ता पलट करवाकर उसमें अपना आदमी शारदा पहलवी को बैठा दिया। अब शारदा पहलवी के सत्ता में बैठते ही इजराइल के साथ संबंध बहुत अच्छे होने लगते हैं, क्योंकि शारदा पहलवी इजराइल का और अमेरिका का ही आदमी था। तो ईरान और अमेरिका के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते होने लगते हैं। यहाँ से ईरान और अमेरिका के रिश्ते, ईरान और इजराइल के रिश्ते इतने अच्छे होने लगते हैं कि ये दोनों एक आपस में अपनी आधी कटी रोटी खाने लगते हैं, मतलब बहुत घनिष्ठ मित्रता होने लगती है और उनके व्यापार वाणिज्य और पूरी तरीके से इनका आपस में कॉन्ट्रीब्यूट बढ़ जाता है। यहाँ से और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से ईरान से तेल लॉन्ग रूट से तेल लाल सागर रेड सी के होते हुए इजराइल पहुंचाया जाता था और इजराइल से हथियार, टेक्नोलॉजी की चीजें सारी ईरान भेज जाती थी। मतलब दोनों देशों को आपस में व्यापार, हथियार, तेल का आपस में आदान प्रदान बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। लेकिन यह चीज ईरान के कट्टरपंथियों को स्वीकार नहीं थी। ईरान के कट्टरपंथियों को यह चीज स्वीकार नहीं थी कि अमेरिका जैसा देश हमारे देश में कैसे इंटरफेयर कर सकता है, अमेरिका जैसा देश हमारे देश के कल्चर को कैसे खत्म कर सकता है। अमेरिका ने हमारे देश में अपने खुद का बंदा बैठाकर हमारे पूरे जो व्यापार, वाणिज्य, उद्योग धंधे सबको ये विदेशों में लुटा रहा है, सबको इजराइल को लुटा रहा है। यह ईरान के कट्टरपंथियों को कतई स्वीकार नहीं थी। तो उन्होंने एक छोटा सा मूवमेंट चलाना स्टार्ट किया। लेकिन उस टाइम पर अमेरिका, ब्रिटेन
ब्रिटेन, ये देशों में उस मूवमेंट को थोड़ा लाइटली लिया, उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया, उसको नजरअंदाज कर दिया। इसी मूवमेंट से एक आदमी निकल कर आता है, उसका नाम है रुहुल्ला खुमैनी। रुहुल्ला खुमैनी के साथ एक आदमी निकल कर आता है, जिसका उसके साथ ही एक और आदमी निकल कर आता है, उसका नाम है अयातुल्ला खमेनी, जो आज ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, जो आज ईरान को लीड कर रहे हैं। ये दोनों निकल कर आते हैं और दुनिया को, ईरान के लोगों को ये बताना स्टार्ट करता है कि कैसे ईरान ने हमारे देश की कल्चर को खत्म कर दिया, जो अमेरिका ने हमारे देश की कल्चर को खत्म कर दिया, और वो हमारे देश में इंटरफेयर कर रहा है, और जो ईरान की जो व्यापार वाणिज्य है उनका उपयोग इजराइल और अमेरिका जैसे देश कर रहे हैं। तो उस टाइम पर 1979 आते आते ये ईरान में एक रिवोल्ट स्टार्ट होना हो जाता है, और रिवोल्ट इतना तेज हो जाता है कि जो वहां का जो मोहम्मद शाहरजा पहलवी था, उसका वहां का राजा जो था ईरान का, उसको भागना पड़ता है। और मोहम्मद शाहरजा पहलवी के भागने के बाद खुमैनी और खमेनी के पास, उनके पास पावर में आ जाते हैं, उनके पास सत्ता आ जाती है। खुमैनी जो थे वो खमेनी, अयातुल्ला खमेनी, जो वर्तमान ईरान के जो सुप्रीम लीडर है, उनके सीनियर हुआ करते थे। तो 1980 से लेकर 1990 तक 10 साल तक खुमैनी सत्ता में रहे। खुमैनी की मृत्यु के बाद 1990 से लेकर 2025 तक आज तक अयातुल्ला खमेनी ईरान के सुप्रीम लीडर बनकर बैठे हैं, ईरान के बादशाह बनकर बैठे हैं, ईरान पर राज कर रहे हैं जब से लेकर अब तक। ईरान एक धर्म शासित देश है। जब ईरान में धर्म शासित कट्टरपंथियों का शासन आया तो समझा जाने लगा कि क्या ये ईरान वो वाला ईरान बनेगा जो डे वन से इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता था? क्या ये ईरान वो वाला ईरान बनेगा जो अमेरिका ने जो हमारे देश में वेस्टर्न कल्चर घोली थी उसको साफ करने का काम करेगा? क्या वापस से बुर्का पहना जाएगा? वापस से वो सारे धर्म कर्मकांड ईरान में होंगे? क्या वो वाला ईरान बनेगा जो इजराइल को कभी भी स्वीकार नहीं है? वही वाला ईरान क्या अब बनने वाला है? तो इजराइल में, जो ईरान में, जो चाहे खमेनी हो चाहे खुमैनी हो, इनको जो यहूदी है उनकी एंट्री एज ए कंट्री उनको कतई स्वीकार नहीं है। उनको शुरू से ही ईरान को ये चीज स्वीकार नहीं है कि यहूदी इजराइल में आकर बसने, इजराइल नामक देश इन्होंने शुरू से ही स्वीकार नहीं किया है। चाहे वो खमेनी हो चाहे खुमैनी हो, दोनों ने कभी भी ये स्वीकार नहीं किया है कि इजराइल जैसा देश होना ही नहीं चाहिए, इसका अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए। जो यहूदी बाहर से आए थे वो यहाँ आने नहीं चाहिए। अब इसके ऊपर यहूदियों का भी एक मत है, वो कहते हैं कि हमें तो ब्रिटिशर्स ने बोल्ट-फेयर डिक्लेरेशन के तहत यहाँ पर बसाया था, हम खुद यहाँ चल के नहीं आए थे, हमको बसाया गया था। हालांकि उस टाइम पर ब्रिटिशर्स की बात मानने योग्य थी, क्योंकि भारत पाकिस्तान का भी बंटवारा ब्रिटिशर्स ने किया। दुनिया में जितने भी देश जिनके पीछे विवाद है उनके सबसे पीछे ब्रिटिशर्स ही खड़े हैं। लेकिन आज इजराइल को ये डर है कि हमारी जब मित्रता थी, 20-25 साल जब हमारी मित्रता चली, जो हमने इजराइल को जितने भी हथियार दिए, जितना भी परमाणु बनाने की टेक्नोलॉजी दी, जितने भी हथियार सौंपे, जितना भी टेक्नोलॉजी के सामान हमने सौंपे, जितने भी हमने वैज्ञानिक भूवैज्ञानिक उधर पहुंचाए, उन्हीं का यूज करके, उन्हीं चीजों को, उसी टेक्नोलॉजी का, उन्हीं हथियारों को यूज करके ईरान कहीं हम पर ही अटैक ना कर दे। और ईरान को यह डर है कि इजराइल मेरे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जो परमाणु साइट्स हैं, उन पर अटैक ना कर दे, उनको ध्वस्त ना करते। तो ये चीजों को, दोनों को लेकर एक मतभेद बना हुआ है। दोनों इसी चीज को लेकर दोनों की दुश्मनी इतने चरम पर पहुंच गई है कि आज वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन आ रही है। पूरा मिडिल ईस्ट, इधर अमेरिका ने जो हमला किया ईरान के ऊपर, तो अमेरिका की जो साइट्स पर, उन पर भी हमला किया जा रहा है लगातार। अब ये दोनों देश आपस में इस छोटी सी चिड़ को लेकर आपस में युद्ध कर रहे हैं कि इजराइल सोचता है कि कहीं वो मेरे ऊपर, अब जो मैंने जितने हथियार दिए, जितनी टेक्नोलॉजी का सामान दिया, उसका यूज करके मुझे ध्वस्त ना कर दे, मुझे नस्तनाबूद ना कर दे। और ईरान को डर है कि मेरी जो न्यूक्लियर साइट है, मैं जो न्यूक्लियर पावर बना रहा हूँ, परमाणु बम बना रहा हूँ, उनको ये सारे लोग, अमेरिका, इजराइल, इटली, ये सारे मिलकर ध्वस्त ना कर दे। तो आज की लड़ाई इसी के ऊपर टिकी हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी ऐतिहासिक तौर से आपको ये इजराइल और ईरान का दोनों का कॉन्फ्लिक्ट समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आया और कोई डाउट भी है तो प्लीज कमेंट में पिन करिए, ताकि मैं उसका और भी क्लियर में जवाब दे सकूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।